Question paper of board examination part 2 वीडियो ऑफ ईयर 2024। हमने लास्ट में क्वेश्चन 16 तक डिस्कस कर लिया था. सो टुडे वी विल डिस्कस दिस पार्ट. So what it is written here, it is written that for question number 17 to 20, two statements are given, one labeled as assertion and another labeled as reason. Select the correct answer to the question. दो statements हैं, first statement assertion है और second statement उसी assertion का रीज़न है कि उसका वो वैलिड रीज़न है या नहीं. सो उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस गिवन है. उन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है. फर्स्ट ऑप्शन होता है बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू. अगर दोनों ही एजर्शन और रीज़न ट्रू होते हैं सो ए ऑप्शन होता है. और ए ऑप्शन भी जब होता है जब रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है एजर्शन का. सेकेंड इज बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बी ऑप्शन कब होता है, जब हमें ये बताना होता है कि एजर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हैं बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का. नाउ फॉर सी व्हाट वी नो, एजर्शन इज ट्रू. सी कब मार्क करेंगे, जब हमें पता होगा कि एजर्शन ट्रू है एंड रीजन इज फॉल्स. नाउ डी कब मार्क करेंगे, जब हमें पता होगा एजर्शन ए फॉल्स है बट रीजन आर ट्रू है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. एजर्शन इज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ऑक्सीजन एसेंशियल है. एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ. एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ मीन्स जो अपनी लाइफ में ऑक्सीजन यूज़ करके रेस्पायर करते हैं वो एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं. तो ऑब्वियसली एजर्शन तो ठीक है बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करके रेस्पायर करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नाउ रीजन गिवन है फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मॉलिकुलर ऑक्सीजन. इनका मतलब ये है कि फ्री ऑक्सीजन एटम मॉलिकुलर ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाते हैं. रीजन भी ठीक है लेकिन रीजन एजर्शन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है. अब एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. सो इट्स आंसर विल बी बी पार्ट बिकॉज दोनों ही बातें ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. एजर्शन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है कभी भी एक दूसरे से. सो रीजन इन्होंने बोला कि रीज़न क्या है, इफ़ दे इंक्रीज, अगर वो इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो डायरेक्शंस हो जाएंगे और दो डायरेक्शंस प्रैक्टिकली पॉसिबल होना मुश्किल है. ओके सो एजर्शन ट्रू है और रीज़न भी इन्होंने करेक्ट दिया है. मीन्स एजर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का. सो इट्स आंसर विल बी ए पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. So let's see what is question number 19. Assertion is given the extraction of metal from their sulfide ores cannot take place without roasting of ores. अगर हमें किसी भी सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन कराना है, अगर कोई भी सल्फाइड ओर HgS है, हमें इसका एक्सट्रैक्शन कराना है सो पहले हमें इन सल्फाइड ओर की क्या कराना होती है, रोस्टिंग करानी होती है. कंपलसरी है, अगर कभी भी हमें सल्फाइड ओर से मेटल चाहिए तो उस मेटल की हम पहले रोस्टिंग कराते हैं. सो एजर्शन तो ठीक है. नाउ रीजन देखते हैं. रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल. रोस्टिंग में इन्होंने क्या बोला कि रोस्टिंग में जो सल्फाइड ओर्स होती हैं उनको डायरेक्टली मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं. सल्फाइड ओर्स को डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. सो सल्फाइड ओर है वो डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो रही है. रीज़न ये बोल रहा है लेकिन ये रीज़न गलत है. क्यों गलत है, बिकॉज पहले सल्फाइड ओर्स मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होती हैं एंड देन फिर मेटल में कन्वर्ट होती हैं. सो इसका एजर्शन तो ठीक हो जाएगा बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट. सो व्हाट विल बी इज आंसर, एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. सो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में एजर्शन ट्रू होता है और रीज़न फॉल्स होता है. सो लेट्स लुक नाउ. इसमें ऑप्शन देखते हैं. एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 का सी पार्ट. ओके सो 19 क्वेश्चन का आंसर इज सी पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज इन ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल्स देन एट्रिया. ह्यूमन हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी थिक मस्क्यूलर वॉल्स होती हैं. सो ये स्टेटमेंट तो ठीक है बिकॉज जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक होते हैं एट्रिया के कंपैरिजन में. नाउ रीज़न इन्होंने क्या बोला, वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स. सो रीज़न करेक्ट है बिकॉज मीन्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का. इसलिए थिक होते हैं ताकि उनको क्या करना होता है, ब्लड पंप करना होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में. सो एजर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एज करेक्ट आंसर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन बी है टुडे. सो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस गिवन है. ओके जैसे 21 क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट एंड बी पार्ट हमें गिवन है. सो वी कैन सी चॉइस में गिवन है हमें. नाउ वी नीड, क्वेश्चन इज वी नीड टू वाटर द सॉइल इन प्लांट्स ऑन रेगुलर बेसिस. हमें क्या करना होता है, सॉइल को वाटर देना होता है रेगुलर बेसिस पे. मीन्स डेली या 2 डेज में या 3 डेज में जो भी वेदर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम वाटर करते हैं.
बट अल्टीमेटली रीचेज द लीव्स ऑफ द प्लांट। वो वाटर हमने क्या करा, ये कोई पॉट है, ओके, इसके अंदर ये सॉइल है और ये कोई प्लांट ग्रो कर रहा है इसके अंदर, और ये प्लांट की लीव्स हैं, ओके। सो हमने क्या करा, वाटर तो सॉइल में डाला, लेकिन अल्टीमेटली वो वाटर सॉइल से कहाँ जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। सो एक्सप्लेन करना है कि ये लीव्स में जाता कैसे है, ये प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स सी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ हम देखते हैं कि सेवेंथ क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करना है, सो हम प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स सी, आई हैव रिटन द आंसर है 21A पार्ट। व्हेन वी वाटर सॉइल अराउंड द प्लांट, मीन्स जब हम प्लांट की सॉइल में वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स। वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। सबसे पहले वाटर गया प्लांट में और वाटर को किसने एब्जॉर्ब करा, रूट्स ने एब्जॉर्ब करा। अब रूट्स किस प्रोसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हायर कंसेंट्रेशन, जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पर जाता है, और किसके थ्रू आ जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, SPM, ओके। सो रूट से पानी कहाँ गया, सॉइल से पानी रूट्स में गया, और किस प्रोसेस के थ्रू गया, ऑस्मोसिस के थ्रू, एंड देन ट्रांसपोर्टेड अप टू स्टेम। और वो पानी फिर वापस कहाँ गया, रूट से स्टेम तक गया। फिर स्टेम से किसके थ्रू गया, स्टेम जाइलम के थ्रू गया, बिकॉज जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो जाइलम परफॉर्म करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट का काम जाइलम करता है, एंड फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। वाटर एंड मिनरल जाइलम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो हम बोलेंगे कि ये स्टेम जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एंड देन वो वाटर स्टेम जाइलम के थ्रू लीव्स में चला जाता है, थ्रू लीव जाइलम। Okay, so it is our answer. Now next question is, now let's see what is our next question. Our next question is, मीन्स चॉइस में गिवन है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे कर होता है अमीबा, इसका कोई शेप नहीं होता है एट सच। सो ये किस टाइप का न्यूट्रिशन एग्जिबिट करता है, सो अमीबा सॉलिड मटेरियल एनगल्फ कर लेता है, मीन्स खा लेता है। सो ये एग्जिबिट करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ सेकेंड पार्ट गिवन है क्वेश्चन का, एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। मीन्स अमीबा ने क्या करा, अपने बॉडी में फूड लिया, जैसे कोई अमीबा है, अमीबा ने अपने बॉडी में फूड लिया, फूड जैसे यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, वो कैसे फूड लेगा और कैसे ये फूड डाइजेस्ट होगा, सो ये हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सी, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय अमीबा इज होलोजोइक। जो अमीबा है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट करता है। नाउ प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू अमीबा में फूड फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ लेट्स सी, बेसिकली हमारे पास स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को इंजेस्ट करना या अपनी बॉडी में लेना। सो इंजेशन में हम डिस्कस करते हैं, अमीबा इंजेस्ट द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ फॉल्स कैविटी कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडोपोडिया एक फॉल्स कैविटी होती है, मीन्स ये जब बनती है जब अमीबा को अपने आसपास फूड दिखता है। जैसे ये अमीबा है, अभी मैंने देखा कि इसके पास फूड आया, सो व्हाट अमीबा विल डू, अमीबा क्या करेगा, एक कैविटी बना लेगा, मीन्स फूड के आसपास एक ओपनिंग कर लेगा। जैसे हमें खाना खाना होता है, हम मुंह खोलते हैं, तो वैसे ही हमारे पास प्रॉपर माउथ है, लेकिन अमीबा के पास माउथ नहीं होता है, वो क्या करेगा, एक ओपनिंग बना लेगा। ठीक है, ये ओपनिंग इसने बनाई, ये जो कर्व्ड मैंने आपको दिखाई है ये ओपनिंग है। इसने क्या करा, ये फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए इसने ओपनिंग बनाई। अब डाइजेशन में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में अभी मैंने क्या करा, ये जो फूड है वो अपनी बॉडी में उसने ले लिया, ओके, ये फूड उसकी बॉडी में आ गया। ठीक, अब फूड उसकी बॉडी में आ गया तो क्या होगा, इसकी बॉडी कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या होंगे, फूड वैक्यूल्स फर्दर क्या करेंगे, इन एंजाइम्स को डाइजेस्ट करेंगे। अमीबा मेक्स फूड वैक्यूल, अमीबा ने क्या कराया, फूड वैक्यूल बनाया इन फूड इंजेस्ट करने के बाद। नाउ एंजाइम्स आर रिलीज इनटू द फूड वैक्यूल। अब हम डिस्कस करते हैं फूड वैक्यूल बनता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, ठीक है, ये इसने फूड वैक्यूल बनाया और इसके अंदर इसने फूड को रख लिया। ठीक, अब इस फूड वैक्यूल के अंदर, ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर एंजाइम्स रिलीज होंगे। ठीक है, वो एंजाइम्स फर्दर अमीबा को सिंपलर मीन्स जो उसने फूड खाया है उसको सिंपल वेज में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे, ओके, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स एंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू ऑस्मोसिस। अब क्या होगा, अमीबा ने फूड खा लिया, फूड डाइजेस्ट भी हो गया, अब एब्जॉर्ब होने की बात आती है, मीन्स उसकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा, किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। अब एसिमिलेशन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस पर्पसेस। जो भी न्यूट्रिएंट्स अमीबा ने अपनी बॉडी में लिए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होगा, लाइक डाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, इनगल्फ करना है, सो उसके लिए सारे प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए। सो ये क्या करेगा, फर्दर इस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जो भी उसने फूड अपने बॉडी के अंदर लिया है,
फर्दर वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड. नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, ईजेशन. ईजेशन मीन्स रिमूवल. सो फूड वैक्यूल गोज नियर द सेल मेम्ब्रेन. जो भी फूड वैक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और एम्प्टी करेगा अपना कंटेंट आउटसाइड. मीन्स जैसे यहाँ फूड वैक्यूल था, अब ये फूड वैक्यूल यहाँ सेल वॉल की साइड जाएगा और जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो सब बाहर थ्रो कर आ जाएगा. सो इस तरीके से जो फूड खाया था अमीबा ने वो उसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो गया. Okay, so this was the whole concept. Now let's discuss question number 23. Now what is question number 23? It is saying that 1 gram of solid sodium chloride was taken in a clean dry test tube. Sodium chloride is NaCl. NaCl को हमने clean dry test tube में रखा और उसके अंदर हमने ऐड करा concentrated sulfuric acid. Concentrated क्या होता है? जब किसी भी चीज़ में वाटर की अमाउंट कम होती है, सो इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला इज H2SO4. सो हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया. अब बताना है कौन सी गैस इवॉल्व हुई. जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा कौन सी गैस इवॉल्व हुई. सो लेट्स सी, पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें डिस्कस करना है कौन सी गैस इवॉल्व हुई है. सो जो रिएक्शन हो रही है NaCl और HCl के बीच में, वो क्या प्रोड्यूस, NaCl एंड H2SO4 के बीच में, देयर इज सम करेक्शन, NaCl एंड H2SO4. ओके, सो NaCl प्लस H2SO4. जब NaCl और H2SO4 कंबाइन करेंगे सो एक गैस रिलीज होती है. उस गैस का नेम हमने क्या दिया, HCl गैस. हम देख सकते हैं जैसे NaCl प्लस H2SO4, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. Na कंबाइन करेगा SO4 के साथ. ओके, सो इट विल फॉर्म Na2SO4 और H और Cl कंबाइन करेगा तो बनेगा HCl. सो कौन सी गैस बनी, HCl गैस बनी और ये एक्वस फॉर्म में है. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड पार्ट. व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन दिस गैस इज ट्रीटेड विद ड्राई लिटमस पेपर. अब जो हमारे पास HCl गैस आई है उसको हम ड्राई लिटमस के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, हमें ये बताना है. ओके, नाउ व्हाट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक. फिर हमें बताना है कि हमारा कंक्लूजन क्या है, जो भी गैस रिलीज हुई है वो एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है. सो द गैस डज नॉट चेंज कलर ऑन ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. जो भी गैस है HCl गैस है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में नहीं है. अगर HCl लिक्विड फॉर्म में होती तो वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देती. HCl भी गैस है एंड लिटमस पेपर भी ड्राई है, सो नो कलर चेंज. ओके, द गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. जो भी ड्राई लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा बिकॉज वो HCl गैस है. बट टर्न्स वेट लिटमस ब्लू. लेकिन जो वेट लिटमस पेपर होगा, जो हमने थोड़ा वेट कर लिटमस पेपर रखा होगा, जैसे कंसिडर करते हैं ये लिटमस पेपर है. ओके, ये ड्राई है, ये लिटमस पेपर है और ये ड्राई है, और दूसरे साइड हमारे पास एक वेट लिटमस पेपर है जिसको हमने थोड़ा सा गीला कर रखा है. सो ये वेट लिटमस पेपर है. ओके, सो जो वेट लिटमस पेपर होगा वो क्या करेगा, वो अपना कलर चेंज करेगा. ठीक है, वो वेट ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स कि जो भी कंपाउंड हमारे पास है या जो भी गैस हमारे पास है वो एसिडिक नेचर की है. ओके, सो इससे हमें कंफर्म होता है कि जो नेचर है वो क्या है, HCl गैस का एसिडिक नेचर. ओके, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है वो एसिडिक नेचर की होती है. सो यहाँ ये बात कंफर्म हो गई. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बी पार्ट इज सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ ताकि वो प्रोड्यूस करें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. 2 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है. हमें इलस्ट्रेट करना है, मीन्स हमें कोई भी मेटल लेना है और कोई भी हमें क्या लेना है, मेटल लेना है और एसिड लेना है, उनके बीच में रिएक्शन प्रोड्यूस कराना. बिकॉज क्वेश्चन इज गिवन कि हमें एक एग्जाम्पल से शो करना है. नाउ हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. फिर हमें ये भी बताना है कि जो भी गैस रिलीज होगी उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे. सो नाउ लेट्स सी. नाउ व्हेन मेटल लाइक जिंक, हमने कंसिडर करा एक मेटल, हमने यहाँ पर मेटल कंसिडर करा है जिंक, एंड जो हमने एसिड कंसिडर करा है दैट इज HCl. ओके, सो व्हेन मेटल लाइक जिंक, आप फुल फॉर्म नोट करना, जिंक और ब्रैकेट में Zn नोट करना. आई हैव रिटन लाइक दिस ओनली. You will write the full spelling of zinc and then in bracket you have to write the symbol of metal. So when metal react with zinc, when metal like zinc react with acid, जब zinc react करेगा acid like HCl के साथ, it produce salt like ZnCl and hydrogen gas. So जब reaction होगी zinc metal के बीच में और HCl के बीच में,
तो यहाँ क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा ZnCl प्लस H2 जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये मेटल है और ये एसिड है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। हमने मेटल को जिंक कंसिडर करा है और एसिड को HCl कंसिडर करा है। सो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना, ZnCl सॉल्ट बना एंड H2 गैस बनी। अब हमें इसे टेस्ट कैसे करना है, ये जो हमारे पास H2 गैस रिलीज हुई है उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे नियर द गैस, ठीक है, जो भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस है उसके पास हम एक बर्निंग जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे और वो जो गैस होगी वो बर्न होगी पॉप साउंड से। अब पॉप साउंड क्या होती है, जब शैम्पेन खोलते हैं उसकी कॉर्क, जैसे बॉटल होती है, बॉटल पर कॉर्क लगी होती है। ओके जब शैम्पेन की बॉटल का कॉर्क हटाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को हम बोलते हैं पॉप साउंड। ओके इज इट क्लियर। सो जो साउंड प्रोड्यूस हुई है दैट इज कॉल्ड एज पॉप साउंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ एक्सप्लेन हाउ इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इज एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। हमें बताना है कि जैसे एक कोई प्रोजेनी है, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड। सो जो भी चाइल्ड है उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल पेरेंट है, मतलब मदर एंड फादर हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कैसे मेंटेन रहते हैं। सो आई हैव रिटन द आंसर, इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल। जो भी प्रोजेनी होती है मीन्स जो भी चाइल्ड होता है उसके पास इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, मेल पेरेंट का भी और फीमेल पेरेंट का भी। अब कैसे होता है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो हैप्लॉइड स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड, वो फ्यूज़ करता है हैप्लॉइड एग के साथ। हैप्लॉइड स्पर्म फ्यूज़ करेगा हैप्लॉइड एग के साथ जिसकी वजह से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड मीन्स डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और उसके पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हैप्लॉइड स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और हैप्लॉइड एग के बाद भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब वो फ्यूज़ करेंगे सो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, मतलब डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 प्लस 23 विल बी 46। तो जो जाइगोट आएगा उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इफेक्टिवली वो रिसीव करेगा इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो इक्वल अमाउंट का आएगा मेल से भी और फीमेल से भी, बिकॉज 50% मेल से आ रहा है और 50% फीमेल से आ रहा है। Now we will discuss about the question number 25th. So let's see what is our question number 25th. So question number 25th is, what would have been the color of sky if the earth had no atmosphere? स्काई का कलर क्या होता अगर अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सो लेट्स सी। सो अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर इफ़ द अर्थ, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, इफ़ अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपीयर ब्लैक। अगर अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्काई ब्लैक होता। रीज़न बताना था क्यों ब्लैक होता, बिकॉज अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज देयर वुड बी नो लाइट स्कैटरिंग, जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती बिल्कुल भी। सो दैट्स वाई। सो विच इज़ वॉट द स्काई गिव ब्लू कलर। स्काई के पास ब्लू कलर क्यों आता है, बिकॉज वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसलिए स्काई के पास ब्लू कलर आता है। Okay, is that clear? Now moving on to next question. Let's see what's our next question. Our next question is, calculate the resistance of copper wire of length 1000 meter. हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर जिसकी लेंथ 1000 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर और स्क्वायर है। ओके सो लेट्स सी। सो लेट्स राइट आवर आंसर। लेंथ इज 1000 meter. Okay. And area of cross section is 2 millimeters square. So we have written the area of cross section is 2 millimeters square. Now let's see what other is given. Resistivity of copper is given. It is 1.6 into 10 power minus 8 ohm. 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm. 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Resistivity हमें given है 1.6 into 10 power minus 8 ohm meter. The question which we are solving is question number 26. ओके सो हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस रो, इसको हम रो बोलते हैं, ये एरिया है एंड ये लेंथ है। सारे कन्वर्जन्स मीटर में होना चाहिए। ये मीटर है, ये मीटर है, बट ये मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। ओके सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मिलीमीटर को 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके सो नाउ लेट्स सी। 2 डिवाइडेड बाय 1000। अब एक मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं हम, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर मीन्स 2 बार मिलीमीटर है। सो हम क्या करेंगे, 2 बार 1000 से डिवाइड कराएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन
1000 है, 3 ज़ीरोज़ है यहाँ पर। अब अगर हम 3 ज़ीरोज़ और 3 ज़ीरोज़ तो कितने हो गए टोटल 6 ज़ीरोज़, तो 2 × 10 हो गया। अब इस 10⁻6 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, 2 × 10⁻6 मीटर। नाउ रो आर और ए और एल में रिलेशन होती है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ओके, सो आर इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू गिवन है हमारे पास, रो की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻8। ओके, लेंथ की वैल्यू है 1000 अपॉन एरिया की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग, 2 1 is 2 and 2 8 is 16। 1.6 है तो 0.8 लगेगा, अगर 16 होता तो हम सिर्फ 8 लिखते, बट 1.6 को हम 2 से डिवाइड करें तो डेसिमल पहले आएगा। सो आंसर क्या आया 0.8 × 10⁻⁻8। अब 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3 नोट कर सकते हैं, और -6 की पावर जब न्यूमरेटर में जाएगी इट विल बिकम +6। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं 0.8 × 10⁻⁻8। नाउ यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लिकेशन में, जब मल्टीप्लिकेशन में पावर्स होती हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, लाइक बेस तो सेम है ना, am × an, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, बेस सेम रखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। सो हमने क्या करा यहाँ पर 3 + 6 विल बिकम 9। सो हमने इस 3 को और इस 6 को ऐड कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब 0.8 × 10⁻⁻8 है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, 0.8 × 10⁻8 × 10⁻9। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 8, 0.8 × 10⁻9 - 8। नाउ ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8 × 10⁻9 - 9। फिर हमने क्या करा 0.8 × 10⁻9 है और उसमें से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज पावर्स जब मल्टीप्लाई में होती है तो उनमें ऐड कर देते हैं। सो 9 में 8 ऐड करेंगे, 9 + -8, सो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 9 - 8। तो 10⁻1 हो गया। 0.8 की 10⁻1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 8.0 मीन्स 8। सो